नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार अमरकांत के द्वारा लिखी गई कहानी डिप्टी कलेक्ट्री का अध्ययन करेंगे, जो कि आपके पाठ्यक्रम में भी है। बच्चों, हिंदी कथा साहित्य में अमरकांत प्रेमचंद के बाद यथार्थवादी धारा के प्रमुख कहानीकार थे और यह जो कहानी है इनकी डिप्टी कलेक्ट्री बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। और कहानीकार के रूप में अमरकांत को जो ख्याति मिली है उसके पीछे इस कहानी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, कुहासा, तूफान आदि इनके प्रमुख कहानी संग्रह रहे हैं बच्चों। और देखिए, लेखक जब कोई भी रचना का सृजन करता है, उसका निर्माण करता है, तो उस रचना को रचने के पीछे, उसको लिखने के पीछे उसका कोई न कोई उद्देश्य अवश्य रहता है। अब हम बात करें कि यह जो कहानी है डिप्टी कलेक्ट्री, इस कहानी के को लिखने के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य था। तो देखिए बच्चों, यह जो कहानी है, इस कहानी का उद्देश्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति के क्या सपने होते हैं, उसकी क्या आशाएं होती है, उसका मन किन आशंकाओं से गुजरता है, क्या व्यथा, वेदना और अवसाद उसकी ज़िंदगी में रहते हैं और किस निराशाओं से वह घिरा रहता है, इन सभी बातों का यथार्थ निरूपण करना इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। यानी कुल मिलाकर यह जो कहानी है वह मध्यम वर्गीय व्यक्ति के सपनों, उसकी आशाओं और आशंकाओं से जुड़ी हुई है। कहानी का जो प्रमुख पात्र है शकलदीप बाबू, उसके माध्यम से और उसके परिवार के सदस्यों की मानसिकता को उकेर कर लेखक ने अपने इस उद्देश्य को व्यक्त किया है। और साथ ही साथ देखिए, उन्होंने इस कहानी में यह बताया है कि कोरे सपने देखना और कोरा भाग्यवादी बनना अनुचित है और निराशा से व्यक्ति टूट जाता है। इसलिए जीवन में जो भी विषाद आए, जो भी निराशा आए, उनको धैर्यपूर्वक हमें सहन करना चाहिए और इसी में हमारी बुद्धिमत्ता है। कहानी की जो मूल संवेदना है वह उस सामाजिक यथार्थ का उद्घाटन करना है जिसमें मध्यम वर्गीय व्यक्ति का मानस आशा आशंकाओं के द्वंद्व से आक्रांत रहता है और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति न होने पर निराश और विषादग्रस्त हो जाता है। तो देखिए, मध्यम वर्गीय व्यक्ति की द्वंद्वात्मक स्थिति, मध्यम वर्गीय परिवार की मानसिकता, आर्थिक विषमता और किस तरह से मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो है वो बड़प्पन का दिखावा करता है और जब उसके मधुर स्वप्न भंग हो जाते हैं तब उसकी क्या दशा होती है, इसी को व्यक्त करना इस कहानी की मूल संवेदना है। डिप्टी कलेक्ट्री कहानी की कथा वस्तु को बच्चों हम यहाँ संक्षिप्त रूप में समझ रहे हैं। तो कहानी का देखिए, मुख्य पात्र है शकलदीप बाबू जो कि पेशे से मुख्तार है और उनके पुत्र का नाम है नारायण। और शकलदीप बाबू अपने पुत्र नारायण को डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा के लिए अध्ययनरत देखकर, उसके कठोर परिश्रम को देखकर खुश होते हैं और शकलदीप बाबू उनके डिप्टी कलेक्टर बन जाने के प्रति, अपने पुत्र के डिप्टी कलेक्टर बन जाने के प्रति बहुत ही विश्वास और उत्साह से और एक ताजगी से जो है उनका मन भर जाता है। उनको उम्मीद रहती है कि उनका जो पुत्र है नारायण, वह अब की बार डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा। पुत्र की मेहनत के साथ ही देखिए उन्हें भाग्य पर भी बड़ा भरोसा रहता है और इसीलिए वे शिव मंदिर में प्रसाद भी चढ़ाते हैं, धर्म कर्म के कार्य में भी लगे रहते हैं। परीक्षा जब हो जाती है तो परिणाम को लेकर शकलदीप बाबू के मन में बहुत ही आशा और आशंका का द्वंद्व चलता रहता है। और देखिए, अंततः जब पुत्र का डिप्टी कलेक्टर में चयन नहीं होता तो वे एकदम टूट जाते हैं और शकलदीप बाबू ही नहीं, पूरे घर में हताशा और निराशा छा जाती है। उनका पुत्र नारायण वह भी हताश और निराश हो जाता है और हताश और निराश पुत्र को सोते हुए देखकर शकलदीप बाबू आशंका और विषाद से ग्रस्त हो जाते हैं। उन्हें चिंता होने लगती है कि मेरे पुत्र पर अब क्या गुजर रही होगी, अब यह क्या करेगा, कहीं इसके मन में क्या चल रहा है। इन सारी बातों को लेकर वह बहुत ही आशंकित रहता है। देखिए बच्चों, जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि
या कोई भी जो पाठक है जब इस कहानी को पढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है कि इस कहानी में उसके घर परिवार की बात कही गई है। इस कहानी से हम एक जुड़ाव महसूस करते हैं और कहानी में जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति की जो सपने होते हैं, जो उसकी जो आशंकाएं रहती है, उसको लेखक ने इतने प्रभावपूर्ण तरीके से व्यक्त किया है कि यह जो कहानी है वह हमें अपनी सी कहानी महसूस होती है, यानी अपने जीवन की बात हमें इसमें नज़र आने लगती है। कहानी में छिपे संदेश को अच्छी तरह से समझने के लिए, गहराई से उस बात को समझने के लिए कहानी का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। इसलिए देखिए, आइए अब हम इस कहानी का पठन भी करते हैं, तब जाकर इस कहानी में छिपे हुए उद्देश्य को, इसमें छिपे हुए संदेश को आप बहुत ही गहराई से समझ सकते हैं। शकलदीप बाबू कहीं 1 घंटे बाद वापस लौटे। घर में प्रवेश करने के पूर्व उन्होंने ओसारे के कमरे में झांका। कोई भी मुवक्किल नहीं था और मुहर्रिर साहब भी गायब थे। वह भीतर चले गए और अपने कमरे के सामने ओसारे में खड़े होकर बंदर की भांति आंखें मलका मलका कर उन्होंने रसोई घर की ओर देखा। उनकी पत्नी जमुना चौके के पास पीढ़े पर बैठी होठ पर होठ दबाए मुंह फुलाए तरकारी काट रही थी। वह मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के पास चले गए। उनके मुख पर असाधारण संतोष, विश्वास और उत्साह का भाव अंकित था। 1 घंटे पूर्व ऐसी बात नहीं थी। बात इस प्रकार आरंभ हुई। शकलदीप बाबू सवेरे दांतों कुल्ला करने के बाद अपने कमरे में बैठे ही थे कि जमुना ने एक तस्तरी में 2 जलेबियां नाश्ते के लिए सामने रख दी। वह बिना कुछ बोले जलपान करने लगे। जमुना पहले तो 1 आध मिनट चुप रही, फिर पति के मुख की ओर उड़ती नज़रों से देखने के बाद उसने बात छेड़ी और कहा, 2-3 दिन से बबुआ बहुत उदास रहते हैं। क्या? सिर उठाकर शकलदीप बाबू ने पूछा और उनकी भौहें तन गईं। बबुआ उनके पुत्र नारायण का घर पर नाम था बच्चों। नारायण को घर वाले प्यार से बबुआ कहकर पुकारते थे। तो शकलदीप बाबू की जो पत्नी है जमुना, वह कहती है कि कुछ दिनों से जो है बबुआ उदास रहते हैं, और उसकी उदासी की बात सुनकर जो है शकलदीप बाबू चौंक जाते हैं और उनकी भौहें तन जाती है। जमुना ने व्यर्थ में मुस्कुराते हुए कहा, कल बोले इस साल डिप्टी कलेक्टर की बहुत सी जगहें हैं, पर बाबूजी से कहते डर लगता है। कह रहे थे 2-4 दिन में फीस भेजने की तारीख बीत जाएगी। शकलदीप बाबू का बड़ा लड़का नारायण घर में बबुआ के नाम से ही पुकारा जाता था और उम्र उसकी लगभग 24 वर्ष की थी। पिछले 3-4 साल से बहुत सी परीक्षाओं में बैठने, एमएलए लोगों के दरवाज़ों के चक्कर लगाने तथा और भी उल्टे सीधे फन इस्तेमाल करने के बावजूद उसको अब तक कोई नौकरी नहीं मिल सकी थी। 2 बार डिप्टी कलेक्टर के इम्तिहान में भी वह बैठ चुका था, पर दुर्भाग्य, अब एक अवसर उसे और मिलना था जिसको वह छोड़ना नहीं चाहता था और उसे विश्वास था कि चूंकि जगह काफ़ी है और वह अब की जी जान से परिश्रम करेगा, इसलिए बहुत संभव है कि वह ले लिया जाए। तो यानी देखिए बच्चों, शकलदीप बाबू का जो बड़ा पुत्र है नारायण, वह पहले भी 2 बार डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा दे चुका है, लेकिन इस परीक्षा में वह पास नहीं हो पाता है और अब उसको अंतिम अवसर मिलने वाला है, यानी जो तीसरा चांस है वह उसको मिल रहा है और नारायण को पूरी उम्मीद है कि अब की बार जगह काफ़ी निकली है, तो इस बार उसका सिलेक्शन हो जाएगा या उसका चयन हो जाएगा। शकलदीप बाबू मुख्तार थे, लेकिन इधर 1.5-2 साल से मुख्तार की गाड़ी उनके चलाए न चलती थी। बुढ़ोती के कारण अब उनकी आवाज़ में न वह तड़प रह गई थी, न शरीर में वह ताकत और न चाल में वह अकड़। इसलिए मुवक्किल उनके यहाँ कम ही पहुँचते, कुछ तो आकर भी भड़क जाते। इस हालत में वह राम का नाम लेकर कचहरी जाते और अक्सर कुछ पा जाते, जिससे दोनों जून चौका चूल्हा चला जाता। जमुना ने अब मृदु स्वर में उसके कथन का प्रतिवाद किया।